हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स और टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है 4 जनवरी का दिन, सोमवार का दिन, और जैसा हमने कल डिस्कशन किया था लगभग वैसा ही मार्केट चलते हुए दिखाई दे रहा है। हमने डिस्कस की थी कि 31,500 एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलना काफ़ी मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा। और वहीं पे अगर हम देखें तो जो सपोर्ट है 31,000 पे बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। तो दोनों ही रेंज एकदम परफेक्ट बैठते हुए दिखाई दे रही है। और आज के अगर ट्रेड की बात करें तो दोनों तरफ के ट्रेड हमको देखने के लिए मिले, और क्लियरली जो हमने डिस्कशन किया था कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिलेगा वो क्लियरली आपको विजिबल दिखाई दे रहा है। वहीं पे हमने ये भी डिस्कशन किया था कि अगर 31,000 ब्रेक करता है तो मैक्सिमम डाउनसाइड 30,850 तक दिखाई देती है। तो आज की अगर लो की बात करें 30,893 आज का लो है। हाई की बात करें तो 31,489 का, और वहीं पे जो ओपन हुआ था 31,485 पे। तो एग्जैक्टली 31,500 से लेकर नीचे की पूरी रेंज तक कवर करते हुए दिखाई दी, और क्लोजिंग एकदम बीच में होते हुए दिखाई दे रही है। और साइडवेज कंसोलिडेशन, फ्लैट ट्रेंड जैसा हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल ही वैसा हमको ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो फिर अब आगे आने वाले दिन के लिए क्या हमें दिखाई दे रहा है, यानी 5 तारीख कल मंगलवार को हमें कैसा ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि अभी ये जो रेंज बनी हुई है ना 500 पॉइंट की, इसी रेंज के अंदर में आपको ट्रेड होते हुए दिखाई देगा। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इसी रेंज में चलता हुआ दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ये लगभग उसी के आसपास होवर कर रहा है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से अच्छी तेजी देखने मिलेगी। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने के लिए इसे 31,500 का लेवल पार करना पड़ेगा। 31,500 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए मुझे मैक्सिमम अपसाइड अभी भी 31,500 पे दिखाई देती है और मैक्सिमम डाउनसाइड 31,000 में ही दिखाई देती है। तो इसी रेंज के अंदर में मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड आपको दिखाई देगा। और अगर पॉजिटिव होता है 31,500 के ऊपर निकलता है तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है क्लोजिंग बेसिस पे 31,500 के ऊपर क्लोज होगा तो बड़ी तेज़ी के संकेत हमको मिलेंगे। और वही 31,000 के नीचे क्लोज होता है तो 30,600 तक के लेवल जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल के लिए अभी हम 31,500 से 31,000 के लेवल्स पे ही ट्रेड करेंगे, अभी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। चलिए बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले ट्रेड जर्नल की डिटेल्स मैंने वीडियो के एंड में दी हुई है, तो डेफिनेटली जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उसका वीडियो आप वीडियो के एंड में ही, इसी वीडियो के एंड में मैंने वो पार्ट ऐड किया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करना है। और ट्रेड जर्नल के जो फॉर्मेट है उसकी डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरी ये अप्रोच आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक्सिस बैंक की बात करें तो 612 का जो हमने स्टॉप लॉस दिया था, 612 के स्टॉप लॉस के साथ में मुझे लगता है कि आपको भी बना रहना चाहिए इसके अंदर में। और ऊपर में आपको 633 तक के लेवल देखने मिले हैं, अभी बिल्कुल बने रहने की सलाह है। एक स्पिंडल बनते हुए इंडिसाइसिव मूव दिखाई दे रही है। वॉल्यूम्स अगर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जैसी है वॉल्यूम्स वैसे ही दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस वॉल्यूम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 640 तक का लेवल जो है ये जैसे ही पार होगा इसमें एक बड़ी तेज़ी शुरू होगी। तो बस हमें इसी लेवल पे ध्यान रखना है कि 600 अगर हमने अभी तक नहीं खरीदा है तो 640 के ऊपर अगर क्लोज होती है तो 640 के ऊपर हम खरीदेंगे तो डेफिनेटली 700 के लेवल तक हम जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अभी फिलहाल साइडवेज कंसोलिडेशन है, तो किसी स्टॉक के अंदर में, सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर में तेज़ी होगी, सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर में मंदी होगी, तो वैसे ही हमें अप्रोच रखनी होगी। बंधन बैंक की बात करें तो 396 के नीचे शॉर्ट करने की सलाह है। और अगर हम देखें तो 395 लो बनाया, ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है, और इसमें शॉर्ट्स की ही राय थी हमारी। और 397 करंट क्लोजिंग दिखाई दे रही है, 396 के नीचे तो क्लोज नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से ये स्टॉक जा रहा है मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल गिरावट देखने के लिए मिलेगी। 375 380 तक के लेवल्स आपको डेफिनेटली शॉर्ट्स के अंदर देखने मिलेंगे। फिलहाल लॉन्ग करने की कोई सलाह नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में देखें तो बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ देखने मिल रही है। कल भी हमने डिस्कशन किया था कि इसके अंदर में एक अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है, और 66 जो 65 66 का जो रेंज है उसके आसपास कहीं पे एक ब्रेकआउट इसे मिल सकता है। फिलहाल ये 66.3 का हाई बनाया, 65.8 पे क्लोजिंग है, तो यहाँ से ब्रेकआउट तो मुझे लगता नहीं है कि अभी तक इसे मिला है, क्योंकि वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे एवरेज है। लेकिन जिनकी लॉन्ग पोजीशन से मुझे लगता है कि उन्हें होल्ड करनी चाहिए विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 64 के स्टॉप लॉस साथ में आप करंट पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। और फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो भी बनाई जा सकती है। जैसे ही स्टॉक 68 के ऊपर जाएगा एकदम इसके अंदर में अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी, जो आपको 72 से लेकर हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे 80 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो 69 के ऊपर
पर इसे बाय करने की हमारी व्यू थी और आज की ओपनिंग 69, लो देखें तो 68.8 और हाई बनाए 61.4 का, क्लोजिंग है 70.55 पे। तो मुझे जो यहाँ पे क्लियरली एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, एक गैप से ओपनिंग होते हुए दिखाई दी है। तो गैप का थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, लेकिन जिस तरीके की वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है लास्ट कुछ दिन के कंसोलिडेशन के बाद में, तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट यहाँ पे मिल रहा है वॉल्यूम के साथ में, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ फर्दर अपसाइड आपको देखने मिलेगी। अभी यहाँ पे फिलहाल टारगेट जो निकल के आ रहे हैं 74-75 तक के, स्टॉप लॉस रहेगा 69 का ही, तो करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के अंदर में एक साइडवेज आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है, जैसा हमने लास्ट डे भी डिस्कस किया था। एग्जिट करने की सलाह थी, शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। अभी फिलहाल कोई बाइंग का मेरा यहाँ पे व्यू नहीं है, अभी अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक अभी भी लास्ट 2-3 दिन से अगर देखें तो एक छोटे से रेंज में चलते हुए नजर आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे बाय का ही व्यू बन रहा है, पहले भी बाय का ही व्यू था। जिनके नीचे पोजीशंस ली हुई है वो होल्ड करने की सलाह है, उनको फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा वेट करें। 550 इसके अगर टारगेट्स आते हैं जो हमारे हैं, उसके बाद में हम कंसिडर करेंगे फ्रेश बाइंग। लेकिन अभी मेरी यहाँ पे फिलहाल फ्रेश खरीदारी की कोई सलाह नहीं है। जो खरीदना चाहते हैं वो 520 के स्टॉप लॉस के साथ में 550 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 38 के ऊपर में क्लियरली हमारी बाय का व्यू था। इसके अंदर में आज वॉल्यूम के साथ अपसाइड जाते हुए दिखाई दिया और कल ही मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर में एक अच्छी तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये मंथ जो है इस बैंक के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस मंथ के अंदर में इसमें अच्छी तेजी आपको देखने मिलेगी। 42 से लेकर 45 के टारगेट्स इसमें निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस रहेगा करंट लेवल्स पे 36 का। इंडसइंड बैंक में कोई व्यू नहीं है, ना बाय ना सेल, अभी अवॉइड करने की कंप्लीटली सलाह है। कोटक बैंक में एक गिरावट देखने मिल रही है, वॉल्यूम हालांकि कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं आपको देखने के लिए मिल रही है। 1950 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। पीएनबी की बात करें तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हुए नजर आ रही है। आज भी वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर में एक बहुत बड़ी तेज़ी के संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है, नीचे से अच्छा रिवर्सल इसे मिला। 34 इसने ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ में। अभी फिर से ये देखें तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। इसके बाद में मुझे लगता है कि इसके अंदर अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, बट अभी कन्विक्शन जो है इस स्टॉक के ऊपर में मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर में गिरावट हुई है। मुझे लगता है जब ये रेंज निकलेगी जो कि 38 के बाद ही निकलती है, तभी इसके अंदर में बाइंग की मेरे को लगता है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज अभी अवॉइड करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी मुझे बिल्कुल भी स्टॉक के अंदर में कन्विक्शन नहीं रहता। 36 भी अगर ये पार करता है तो हम इसको कंसिडर करेंगे लेने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई कन्विक्शन नज़र नहीं आ रही है। आरबीएल बैंक के अंदर में डेफिनेटली हमारा 232 के आसपास में बाई की सलाह दी, कल भी हमने दी थी। आज आप देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ में एक अपसाइड मूवमेंट मिली है। 240 से 250 का हमारा टारगेट है, तो 240 का तो आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। और कल काफ़ी लोग इसके अंदर में फंसे हुए थे, तो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कब आएगा, ब्रेकआउट कब आएगा। तो डेफिनेटली देखिए, जब ये डोजी बनती है ना, यहाँ पे लास्ट 3 दिन से हम देख रहे हैं डोजी बन रही है, तो इनडिसाइसिव मूव दिखा रहा है। तो जब इनडिसाइसिव मोड होता है तो कौन सा स्टॉक कहाँ जाएगा उसे पता नहीं चलता है, उसे समझने में काफ़ी देरी लगती है। और जो वीक हैंड्स होते हैं, जो स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनकी पोजीशंस इस जगह पे कट जाती है और उसके बाद में ही स्टॉक मूव करता है। तभी आप कहते हैं, तभी आप देखते हैं कि मैंने काट दिया और फिर वो बढ़ गया। तो आप जब डोजी जिस समय कैंडल बन रही है, आपने छोटी रेंज के अंदर में इरिटेट करता है आपको, तो आप पोजीशंस काट लेते हैं। इसलिए हमेशा आप ये ध्यान रखें, कभी भी डोजी बने तो कभी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ ना करें, क्योंकि जनरली वो छोटी सी रेंज में एक घूमता रहता है और आपको बार बार इरिटेट करता रहता है ताकि आप अपनी पोजीशंस काट दें। और वही हुआ है, काफ़ी लोगों ने शायद पोजीशंस काट ली होगी। आज सुबह अगर भाव भी निकले होंगे काफ़ी जन, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे उनको अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन 240 का हमारा जो टारगेट था, पहला टारगेट अचीव हुआ है। 250 का नेक्स्ट टारगेट है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छी तेज़ी फिर से देखने मिल सकती है, फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिलेगा। जो हमारा प्रीवियस टारगेट था, जो हमने बहुत पहले दिया था जब इस रेंज में था 280 का, तो मुझे लगता है 280 का टारगेट भी आपको मिल सकता है। इसलिए 250 भी आता है तो जल्दबाजी ना करें पोजीशन को काटने के लिए। ओवरऑल मार्केट सेटअप देखेंगे कैसा रह रहा है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। एसबीआई की बात करें तो हम जो इसकी कल न्यूज़ थी उसके बाद में हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये रिएक्ट करेगा, लेकिन शायद इसने ऑलरेडी वो डिस्काउंट कर लिया है। और अभी मुझे लगता है कि जितनी भी ये सारी खबरें आएंगी उसके कारण से ज़्यादा इस स्टॉक के अंदर में आपको गिरावट या जो मूवमेंट है वो ख़राब होते हुए दिखाई नहीं देगा। एकदम ब्रेकआउट लेवल के ऊपर में क्लोज होते हुए दिखाई दिया, पॉजिटिव क्लोज ही हुआ है, तो यहाँ से तेज़ी ही नज़र आ रही है। 300 प्लस के टारगेट के लिए मुझे लगता है कि आप बने रह सकते हैं स्टॉक के अंदर में। बाकी कुछ इसके अंदर में नेगेटिव मूवमेंट आता तो जो स्टॉप लॉस है 275 का आप रख के चले, और मुझे लगता है यहाँ टारगेट 300 प्लस के आपको देखने मिलेंगे।
तो एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो है ट्रेड जर्नल। और ये इसका जो फॉर्मेट है ये मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। और मैं समझा देता हूँ कि मैंने क्या क्या इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। तो ट्रेड जर्नल के अंदर में सबसे पहले आपको डेट लिखनी है। तो जैसे कल 4 तारीख है तो 4 जनवरी 2021 आप इसमें डेट लिखें और डे लिखें मंडे का। तो आपको इसमें से समझ में आएगा किस दिन किस तरीके का ट्रेड हुआ। साथ ही निफ्टी के जो प्रीवियस क्लोज है यानी फ्राइडे की जो क्लोजिंग के डेटा है वो आप लिखें प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई। और साथ ही लिखें मैक्सिमम पीई की ओआई कहाँ पे है और मैक्सिमम सीई की, यानी यहाँ पे ये पीई का मतलब हो गया पुट और यहाँ पे मतलब हो गया कॉल। तो कॉल की सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ है, पुट की सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पे है, जब आप ये लिखेंगे और साथ ही प्रीवियस क्लोज, लो, हाई जब ये लिखेंगे तो ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे आउटलुक आपको लिखना है कि मार्केट क्या ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, क्या आउटलुक है मार्केट का, किस तरीके से मार्केट रह सकता है। ये चीज़ की सारी डिस्कशन जो हम यहाँ पे वीडियो में करते हैं तो उसको एक आइडिया बना के आप यहाँ पे लिख सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और S1, S2, S3 हो गए सपोर्ट्स। तो यहाँ पे जो 3 सपोर्ट होते हैं और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये कहाँ से मिलेगा, जहाँ आप अपने जिस मोबाइल ऐप से ट्रेड करते हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, या investing.com की वेबसाइट में, मनी कंट्रोल की वेबसाइट में, सब जगह आपको ये डेटा अवेलेबल होंगे। जनरली जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है फिबोनाची का। तो आप अगर ये यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा देगा। और बाकी और भी तरह के क्लासिक भी हैं और भी जो इन्वेंटर्स हैं उनके अपने अपने जो लेवल्स हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के वो भी हैं। तो आप जिसमें कंफर्टेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फिबोनाची प्रीफर करता हूँ। तो सिमिलर चीज़ आपको बैंक निफ्टी के लिए भी रिपीट करनी है ताकि दोनों इंडेक्स में जब आप एक चीज़ तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ पे और भी इंडेक्स चाहें तो ऐड कर सकते हैं, हालांकि मैं प्रेफर करता हूँ सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी। इसके बाद के अगर कॉलम में आए तो हमने जहाँ पे हमें ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेडिंग प्लान कैसे सेटअप करना है वो हमने लिखा है। स्क्रिप्ट कोड, किस स्क्रिप्ट में आपने ट्रेड लेना है, उसका एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान और रिमार्क्स। एंट्री प्लान में आपको कब कहाँ कैसे एंट्री करनी है ये सारी चीज़ों का बारे में लिखना है। क्यों आपने एंट्री किया इसके बारे में लिखना है। साथ ही एग्जिट प्लान कब कैसे कहाँ आपको निकलना है और क्यों निकलना है और उसका रीज़न, वैलिड रीज़न क्या है वो भी आपको लिखना है। चाहे आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हों यहाँ पे, चाहे आपके टारगेट आए हों, दोनों के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे रिमार्क्स में आप अपने प्रॉफिट लॉस लिख सकते हैं, या आपने जो गलती करी है वो लिख सकते हैं, या कोई भी एक्सटेंडेड चीज़ें जो शायद आपको बाद में कुछ चीज़ें रिमाइंड करने के लिए ज़रूरत पड़े तो वो भी आप यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर सेक्शन में आते हैं तो फिर लास्ट सेक्शन आता है ओपन पोजीशंस का, जहाँ पे आप अपने क्या क्या आपकी ओपन पोजीशंस है और किस तरीके की पोजीशंस ली है, आपने बाय करके रखा है या सेल करके रखा है, यानी लॉन्ग है या शॉर्ट है, वो भी आप लिख सकते हैं। एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस और स्टॉप लॉस के जो डेटाज हैं वो भी आप एंटर कर सकते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। वहीं पर अगर वॉच लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे अप टू 10 स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे उन 10 स्टॉक्स के बारे में आप सोच रहे हैं बाय या सेल करने का तो उनको आप ट्रैक कर सकते हैं, उसके डेटा यहाँ पे बना सकते हैं। साथ ही में हमने मिस्टेक्स और लर्निंग के लिए भी कॉलम दिया है जहाँ से आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ और आपको प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। आप अपनी लर्निंग्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मिस्टेक्स में आपने क्या मिस्टेक करी और उससे आपको क्या सीख मिली वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं क्लियरली यहाँ पे आइडेंटिफाई करें और यहाँ लिखें और उसको कैसे सुधारना है वो यहाँ पे लिखें। तो आप डेली बेसिस पे जब इसे रीड करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देगा और एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना, ताकि आपको अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ेगा। अगर लॉसेस होते हैं इनिशियल डेज़ में तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ट्रेड है। अगर आपने इनिशियल लॉसेस किए हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटे ट्रेड लीजिए, छोटे लॉसेस करिए और उसके बाद में अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए और धीरे धीरे आप अपने जैसे जैसे मिस्टेक्स को ठीक करेंगे, ट्रेड लेंगे, पॉजिटिव ट्रेड्स आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वैसे वैसे अपनी पोजीशन की साइजेस भी बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस न्यू ईयर में। जो मैं यूट्यूब में फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ तो जो मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस फाइल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी और आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर वाइंड अप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज़ लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।